दिस इज आरजे रागनी ऑन रेडियो सिटी 91.9 एफएम और मेरे साथ है डॉक्टर स्वप्निल पटेल फ्रॉम उपकार हॉस्पिटल। अ बिग वार्म वेलकम ऑन रेडियो सिटी सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ एंड मैं उपकार हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ अभी फ़िलहाल। इससे पहले मैं महामना कैंसर हॉस्पिटल, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का सिस्टर इंस्टीट्यूट है वाराणसी में, वहाँ पर एज अ सीनियर फैकल्टी एंड एसोसिएट प्रोफेसर था। एंड फिर वहाँ से अभी मैं प्राइवेट क्षेत्र में अपना सर्विस देने के लिए अभी शिफ्ट हुआ हूँ एंड अभी मैं उपकार हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जी सर, एक वक्त था जब कैंसर का नाम सुनते ही लोग ऐसा समझ लेते थे कि शायद अब दुनिया में उनका वक्त खत्म हो चुका है, डर जाते थे। पर बाय द टाइम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए और अब लोगों में एक होप होती है कि नहीं, इलाज हो जाएगा। तो कैंसर ट्रीटमेंट में क्या प्रोग्रेस आया है अभी तक की डेट में बात करें तो? कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस चल रहा है एंड ये डर तो लोगों के मन में अभी भी है, अभी भी रहता है जब भी कोई पेशेंट आता है। बट ये डर का समाधान है अब हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्टेजेस में, मैं बोलूँगा। एंड मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में पिछले 10-12 सालों में बहुत प्रोग्रेस हो रखा है। कैंसर का अगर ट्रीटमेंट में बोलूँ तो मेन 3 तरीकों से होता है। एक सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी, तीसरा रेडियोथेरेपी। एंड तीनों ही फील्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है पिछले 10-15 सालों में। सर्जरी में नई मशीन्स आ गई हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई है, लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। कीमोथेरेपी में नए एडवांसमेंट्स आ गए हैं, इम्यूनोथेरेपी आ गया है, रेडिएशन की मशीन्स अच्छी हो गई हैं, कैंसर डिटेक्ट करने के नए अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन आ गए हैं। तो काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। आपने टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज की बात की, तो अगर आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देते कि क्या आया है। तो मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, तो मैं आपको सबसे ज़्यादा बेहतर अपने फील्ड के बारे में बता पाऊंगा। तो कैंसर सर्जरी के बारे में अगर हम बात करें तो मेजर एडवांसमेंट्स जो आए हैं, कैंसर की सर्जरी एज कम्पेयर टू अदर सर्जरीज बहुत बड़ी सर्जरी होती है। ऑफन इस सर्जरी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक पेशेंट के बॉडी में। इन सारे चेंजेस, इन सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हुई है। अब हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या दूरबीन द्वारा सर्जरी जो बोलते हैं, जिसके 2 जरिए हैं, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूसरा रोबोटिक सर्जरी। इसमें ट्रेनिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड मशीनों की भी ज़्यादा, अच्छे मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब ये दोनों अवेलेबल है। इन दोनों चीज़ों से आजकल सेम कैंसर सर्जरीज जिसमें पेशेंट को रिकवर होने के लिए 2-3 हफ्ते लगते थे, अब पेशेंट 5वें 6ठे दिन पे अपने ऑफिस चला जाता है, अपना काम, सोशल लाइफ शुरू कर देता है। बहुत इंप्रूवमेंट्स आए हैं। सर, अगर आपकी एक्सपर्टीज की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किस में है, और पिछले जब से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से लेके अब तक, if we talk about numbers? I'll just give you a very brief overview. मैंने सर्जरी की ट्रेनिंग अपनी एम्स दिल्ली से ली थी। उसके बाद कैंसर सर्जरी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ली थी, जो कि अपने कंट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा कैंसर हॉस्पिटल और कैंसर सेटअप है। वहाँ से फिर मैंने स्पेसिफिकली कैंसर सर्जरी में 4 साल ट्रेनिंग के बाद मेरा था कि नहीं, मुझे कुछ नया लेके आना है जब मैं अपने सिटी, अपने एरिया पूर्वांचल में वापस जाऊं। तब मैंने दूरबीन द्वारा सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया, 1 साल का फर्दर फेलोशिप किया, जिसको लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी बोलते हैं। प्लस जो सेकेंड चीज़ मैं अपने साथ लेके आया जब मैं अपने शहर वापस आया, वो था स्टेज 4 कैंसर सर्जरीज में एक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं साइटोरेक्टिव सर्जरी और हाइपेक, पेट में गर्म कीमोथेरेपी का घोल देना। ये इन सर्जरीज में स्पेशलाइजेशन लेके आया था और इन्हीं स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग को मैंने इसके बाद कोरिया और फ्रांस सीक्वेंशली जाकर इन दोनों में भी अपनी ट्रेनिंग को और स्ट्रॉन्ग किया। एंड जब से मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल महामना कैंसर सेंटर वाराणसी में कार्यरत था, मैंने ये दोनों सर्विसेज यहाँ पर शुरू की और मुझे बताते हुए ये बहुत अच्छा लगता है कि पिछले 4 सालों में जब से मैं यहाँ था, हमने 400 से ज़्यादा लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरीज की, जो कि दूरबीन द्वारा कैंसर सर्जरीज की, सक्सेसफुली की। एंड 125 से भी ज़्यादा हमने साइटोरेक्टिव सर्जरी, जो कि स्टेज 4 कैंसर की सर्जरी होती है, वो भी की, जिसमें हाइपेक, जो कि पेट में सर्जरी के बाद सेम टाइम पे गर्म कीमोथेरेपी का घोल दिया जाता है, वो भी की।
सर आपने कीमोथेरेपी मेंशन किया, कई लोग कीमोथेरेपी के नाम से ही डर जाते हैं और ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो अगर कीमोथेरेपी की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस, कोई बदलाव? कीमोथेरेपी एक पेशेंट के लिए बहुत बड़ा डर रहता है। सबसे बड़ा डर मैं बताता हूँ जो रहता है, स्पेशली लेडीज़ को, मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरा फेस खराब हो जाएगा। मैं इन जनरल कीमोथेरेपी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा और हानिकारक होती है, ऐसे विचार प्रचलित हैं समाज में। इन चीज़ों को मैं बता दूं कि ये इनमें से कुछ चीज़ें सही होंगी, बट मैक्सिमम चीज़ें गलत भी हैं। आजकल जो कीमोथेरेपी दवाइयाँ हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं, उनकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल या साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत ही कम हो गया है। एंड जो कीमोथेरेपी से बाल झड़ते भी हैं उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस आ गए हैं, बहुत सारे तरीके आ गए हैं उससे रिकवर करने के लिए कि कैसे वो रिकवर हो जाएं। एंड इसके अलावा जो एडवांसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आजकल देयर इज़ एन एरा ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब हर पेशेंट के ट्यूमर और उसके शरीर के हिसाब से, उसके ट्यूमर के म्यूटेशंस के हिसाब से उसको दवाई दी जाती है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं। एंड इसमें पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से काम हो रहा है एंड इससे कैंसर ट्रीटमेंट का आउटकम भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। सर आपने कहा कीमोथेरेपी को लेके कुछ मिथ्स जो हैं वो एक्चुअली सही हैं और कुछ गलत है, तो क्या सही है और क्या गलत है? तो अगर मैं सही गलत की बात करूं तो ये एक कॉमन नोशन था कि कैंसर कीमोथेरेपी से शरीर एकदम डाउन हो जाता है और कुछ काम नहीं कर पाते और वो एकदम टॉक्सिक होता है और जानलेवा होता है। तो ऐसा नहीं है जी, वो भारी ज़रूर होता है, उसको हम उसी पेशेंट को देते हैं जिसको हमें लगता है कि वो इसको टॉलरेट कर पाएगा। तीसरा, कोई भी कीमोथेरेपी की दवाई जब दी जाती है वो एक प्रॉपर टीम द्वारा उसके हाइट, उनके बॉडी वेट को अकाउंट में लेकर उतना ही डोज दिया जाता है जिसको वो अच्छे से टॉलरेट कर सकें। बहुत सारी चीज़ें जैसे बाल चले गए तो वापस नहीं आएंगे, ये मिथ है, ये गलत है। वो बाल ज़रूर जाते हैं कुछ कीमोथेरेपी में, वो भी सब में नहीं, बट मैक्सिमम केसेस में वापस आ जाते हैं। नहीं भी वापस आ जाते हैं तो उसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सर क्योंकि आप सर्जन हैं तो पिछले कुछ सालों में या डिकेड्स में सर्जरी में क्या डेवलपमेंट्स आए हैं? तो सर्जरी में जैसे मैंने पहले भी थोड़ा पॉइंट आउट किया, अभी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का बहुत बोलबाला है एंड यही एक चीज़ है जो अगले 10 साल में बहुत छा जाने वाली है। ये चीज़ विदेशों में ऑलरेडी आ चुकी है। विदेशों में सभी लोग अपनी कैंसर सर्जरीज, बड़ी से बड़ी सर्जरीज लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक द्वारा ही करवाते हैं। वही चीज़ है अब हमारे सोसाइटी में भी आने वाला है। अगले 5-7 साल, 10 साल में ये भी एक नॉर्म बन जाएगा। जैसे एक पित्त की थैली की सर्जरी जो कोलेसिस्टेक्टमी, आज की डेट में कोई भी ओपन या बहुत कम लोग ओपन करते हैं और मैक्सिमम लोग दूरबीन द्वारा ही करवाते हैं। ये टाइम आते देर नहीं है जब सभी लोग अपने कैंसर सर्जरी की डिमांड लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी द्वारा करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे रिकवरी बहुत जल्दी होती है और सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं, जैसे पेन होना, ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो लोगों को डिमांड करनी भी चाहिए एंड इससे हमारे सोसाइटी में भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर ऑब्वियसली आई थिंक कोई नहीं चाहेगा कि वो हॉस्पिटल जाए या उसको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़े, तो ये उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा ये हमारा जो कॉन्वर्सेशन है जिसको इसकी ज़रूरत है। लेकिन लोगों को इसकी ज़रूरत ना पड़े उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। बीमारी होने से पहले उसको रोक लिया जाए। उपकार हॉस्पिटल की टीम की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी डाइट अच्छी रखिए, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए। जो हार्मफुल फैक्टर्स हैं हमारी डेली लाइफस्टाइल में, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, शराब का सेवन, इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना बचिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंसर जो हमारी एरियाज में होते हैं वो कुछ प्रिवेंटेबल फैक्टर्स की वजह से होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी है या और उसको नज़रअंदाज करते हैं, या तो जानकारी नहीं है। जैसे गुटखा चबाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स हमारी एरिया में जो हेड एंड नेक कैंसर्स, ओरल कैविटी कैंसर्स, लंग कैंसर होते हैं, इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं। एंड बाकी जब भी सिम्टम आए तो उसको नज़रअंदाज मत करिए। जैसे अपने स्तन में कोई गांठ पता चले, लेडीज़ के लिए टॉयलेट के रास्ते या लैट्रिन में कभी खून दिखे, तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ जल्दी इन्वेस्टिगेट कराइए। Thank you so much, sir, for being with us. Thank you so really much. great having conversation with you. I'm really hoping कि सबको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो और वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी सुनते रहें रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में दौड़े सिटी।